दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा जी। उन्होंने जेल से रिलेटेड जो बातें बताई है ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। दोस्तों पॉडकास्ट सुनने में तो आपको मज़ा आ ही रहा है, पर आपको पता है आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करके एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। कैसे, वो हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर इंतज़ार नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर टैप कर लो। तो चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इनके कई सारे नाम है, जैसे कि स्टील मैन ऑफ इंडिया, रियल लाइफ चुलबुल पांडे, रियल लाइफ सिंघम। और ये इनके जो असली काम है ये हम सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल है। ये तिहाड़ जेल के जेलर हैं। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा जी आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू वेरी सर मच। के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि सर रियलिटी शो कर चुके हैं, इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर, जो डिस्कवरी चैनल पर आया था। और उसके साथ साथ सर मूवीज कर चुके हैं, ओटीटी के लिए शोज कर चुके हैं। अभी भी इनका एक शो आने वाला है, ऑडिशंस चल रहे हैं। तो इनकी लाइफ से आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले मतलब हैं। सुपर टैलेंट सर, मतलब ऑलराउंडर वाला जो सीन है ना वो कर रखा है आपने। और जो इंडियन पुलिस की जो इमेज है ना वो भी आपने पूरी बदल दी है। कि एक होता है ना कि पुलिस वाला कैसा होना चाहिए, बॉडी वाला, और वैसे क्योंकि इंडियन पुलिस की थोड़ी इमेज पहले ऐसी थी कि तोंद वाले, थोड़े मोटे, थोड़े अनफिट, वो आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। हाँ देखिए, अभी सिल्वर स्क्रीन पे हम जो देखते हैं मूवीज़, दबंग, सिंघम, चुलबुल पांडे, ये सब, तो ये सारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं। और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग को कॉपी करते हैं। करेक्ट। ये किसी भी मूवीज़ को या किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कर रहे होते हैं तो पूरी स्टडी करते हैं। एक दो प्रोजेक्ट्स में मैंने भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, तो मुझे लगा कि लोग इनको इतना पसंद करते हैं स्क्रीन पर, तो ये चीज़ें अगर रियल में उन्हें देखने को मिले, अपने आसपास देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी उनके लिए होगा। और जो स्टीरियोटाइप मिथक है, जैसे आपने बताया कि पेट वाला होगा या इस तरह का होगा, तो ये चीज़ें भी लोगों के दिमाग से निकलेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना फिट रहना शुरू किया, और जैसा अब आप देख ही रहे हैं। सर वैसे आपको देख के तो कैदी वैदी दूर भागते होंगे कि आप बस पास ना आ जाओ उनके, इशारों इशारों में हुए। दूर से ही डर जाते होंगे कि ज्यादा हरकत नहीं करनी। यार कहना तो आपका काफ़ी हद तक ठीक है, और होता भी है कि आपकी जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो आपके लुक से आता है। अब आप दुबले पतले एकदम सीकड़ी से हैं, आपके सामने कोई 6 फुट का बंदा खड़ा है तो इम्प्रेशन अलग होगा, और आप एकदम ऐसे चौड़े में खड़े हो तो सामने वाला अपने आप याद होगा। और ये चीज़ मैंने फेस भी की है अपने वर्क प्लेस में। काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो सामने कोई आया नया बंदा बंद होके, वो कहता है भाई जेलर साहब के कमरे में जाओ। अब बाहर सड़क करके आ रहा होता है मर्डर, और बड़े चौड़े में अंदर घुसता है। जब सामने देखता है कि सामने बैठा कौन है, तो अपने आप से उसकी आवाज़ ही निकल जाती है कि यहाँ सामने कोई है इंसान। सर बॉलीवुड से मैं रेफरेंस लेना चाहूँगा, क्योंकि जेल के अंदर की लाइफ हमने जितनी देखी है मूवीज़ के थ्रू देखी है ना। और दिखाते हैं कि फाइट्स हो रही हैं, कभी भी कोई जेल के अंदर ही अंदर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कैदियों की ज़्यादा हमने लाइफ देखी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज अ जेलर आपकी लाइफ अगर मैं पूछूँ तो कैसी है? क्या आप डेली फेस करते हो? क्या आपका रूटीन रहता है? क्या आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं? देखो ब्रदर, जो जेल की लाइफ है वो वर्क प्लेस है, वो पूरी तरह हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है। जेल के अंदर अभी तिहाड़ में तकरीबन 18,000 इनमेट है, और वो 18 के 18,000 जो है वो सारे परेशान हैं। किसी का कुछ दर्द है, किसी का कुछ दुख है, कोई रेप में है, कोई मर्डर में है, कोई किडनैपिंग में है। तो अच्छा तो कुछ देखने को सुनने को मिलता ही नहीं है, एक बड़ा नेगेटिव सा हो रहा है। तो ये चीज़ें शुरू में परेशान भी करती थी, जब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार ये तो वर्क है, काम है, अपना चलता रहे। तो इन चीज़ों को साइड में रखा, बस ठीक है, ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक, घर की चीज़ें घर तक, और अब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करती। और जो मेरी रूटीन लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, वो सारी सेग्रीगेट है। अपने जो चीज़ें मुझे करनी है, जिम जाना है, मैं अपना डेली जिम भी जाता हूँ, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को टाइम भी देता हूँ, दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। तो चीज़ें अब इसी तरह से कंटिन्यू हो रही हैं।
सर वर्क पे आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह से आपको क्या क्या काम करने, मतलब क्या अलाइंड होता है कैदियों के साथ, और वैसे क्या ड्यूटीज आप परफॉर्म करते हो डेली? इनको जेल में आने से जेल से बाहर जाने तक इनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इनको कोर्ट भेजना है, इनकी रिलीज़ है, मेडिकली कोई परेशानी है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो लठ भी मारने हैं, तो सारी झगड़ा चीज़ें। वैसे हो जाता है? अभी साधु थोड़ी हैं, झगड़ा तो करेंगे ही, तो झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद क्या वो क्या प्रोसेस रहता है? सीधा आप मतलब डंडा वंडा सी चालू हो जाता है, आप पहले बोलते हो कि और सर आपको भी किसी के ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है या फिर यू आर द राइट मैन? नहीं नहीं, ऑर्डर क्या, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में। ये मेरे को देखना है, मेरे सामने अगर अभी आप दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो मैं इससे थोड़ी पूछूंगा भाई इनका झगड़ा छुड़ा दूं। तो पहले मेरे को सिचुएशन को देखना है, एग्जामिन करना है, और उसको कितना ज़्यादा मेरे को फोर्स यूज़ करनी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन को अल्टीमेटली कंट्रोल करना है, आपको देखना है किस तरह से हो सकती है वो। और सर जैसे कहा जाता है, आम जनता को पता है कि यार कैदी लोग अंदर रह के भी काम कर रहे हैं और बाहर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फ़ोन से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना एक गैंग रन कर रहे हैं तिहाड़ जेल से। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये तिहाड़ जेल में ये चल क्या रहा है? मतलब ये आपको एक इनसाइड स्टोरी पता है, आप अच्छे से बता पाओगे? तिहाड़ जेल में ऐसी जो आप गैंग की बात कर रहे हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी पीछे उसका एक पंजाब से इंटरव्यू आपने देखा होगा लॉरेंस का, तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी अपग्रेडेड 5G वर्जन के जैमर्स लगे हुए हैं। इवन मेरा अपना खुद का फ़ोन भी जेल के अंदर जाके वर्किंग नहीं होता। तो हमारी तो जेल तिहाड़ जेल है, एशिया की बिगेस्ट जेल है और सबसे सेफेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईटेक है। तो ऐसे इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम अगर कुछ ऐसा आता है तो वर्कआउट करते हैं उनको। और सर आप ऑफ कैमरा भी हमें बता रहे थे, जो हम कह रहे थे पॉडकास्ट पे करके, तो ये कैसे सामान आ जाता है या कैसे? देखिए, ये आपके पास सोचने समझने करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास भी बहुत है। जो जेल में इनमेट बंद है, जिसको अपना गैंग चलाना है या नोटोरियस एक्टिविटी करनी है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि किस तरीके से मैं क्या करूं। अब ये दिल्ली की हम जेलों की बात करें तो जनकपुरी जेल है और इधर मंडोली जेल प्रिज़न है, रोहिणी जेल प्रिज़न है। इन जेल्स के अंदर थ्रोइंग के इंसिडेंट देखने को बहुत मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, सॉक्स को लेते हैं, उसके अंदर कोई फ़ोन छिपाएंगे या जो भी इन्हें कॉन्ट्राबैंड आइटम भेजना है उसको डालेंगे, उसके ऊपर फिर रेत वगैरह डाल के, जिससे कि वो एज ए शॉर्ट पुट उसको थ्रो कर सकें। तो इस तरह की थ्रोज आती हैं। अभी उस इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि ऊपर से फेंकवा लेते हैं, तो उनका फेंकने का काम होता है, हमारा पकड़ने का काम होता है। आपने सर खुद अपने हाथ में पकड़ी है बहुत? मैंने अभी तक अपने सर्विस करियर में 500 के आसपास तो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आराम से पकड़ी होंगी। ड्रग्स भी आते हैं इसी तरीके से? हाँ हाँ बिल्कुल। या ड्रग्स किसी और तरीके से भी आते हैं, जैसे बॉडी कैविटी में आते हैं, बॉडी कैविटी के? अच्छा। को सेलो करके ले आते हैं, नीचे से चढ़ा के ले आते हैं, इस तरह की एक्टिविटी। क्योंकि वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में होता होगा, तभी इनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं। बिल्कुल तो ये रियल है जो दिखाया गया है। बिल्कुल। ऐसा आपने भी पकड़ा है ऐसे ड्रग्स को? हाँ, और वो बहुत फिर पकड़ते हैं। सर अभी एक बड़ा पॉपुलर नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो आपके सुपरविजन में ही है अभी। तो सर उन्होंने, कहते हैं, जेल से ही 200 करोड़ का स्कैम कर दिया। और तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या इनको सच में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, या वो पेरोल पे रख लेते हैं एम्प्लॉयज और स्टाफ के साथ कुछ बना के रखते हैं? कि कई बार हमने मूवीज में, अगेन मूवीज का ही रेफरेंस है, कि पुलिस के लोग जो हवलदार और वो सब होते हैं वो हेल्प कर देते हैं। ऐसा होता है सच में? देखिए, जो जेल प्रिजन है वो अपने आप में एक परिवार है। परिवार के अंदर हर तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको शराबी भी देखने को मिलेगा, पढ़ने वाला बच्चा भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे एक दो बैड एक्टिविटी वाले स्टाफ हैं जिनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। आपने देखा भी होगा सुकेश वाले केस में कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं, और ये अभी इंक्वेस्ट है, प्रोसीडिंग है, चालू है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और सर आपको डर लगता है वैसे जब आप घर जा रहे होते हो, या कि मतलब यार मेरा डेली की डीलिंग, और जैसे रूबल भाई भी हमें आए थे पॉडकास्ट पे, वो बता रहे थे कि उनका काम था कैदियों को लेकर जाना कोर्ट में, और उन्होंने पिक करे थे हाई प्रोफाइल केसेस।
तो जो एक कैदी के साथ सिर्फ 4 पुलिस वाले, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि रास्ते में जाते जाते कोई कैदी कहता था, ओए सिगरेट दे, ओए ये कर, तो जो तेरा मैंने बैच नंबर देख लिया। तो उनको तो ये होता था कि चलो जिस दिन कोर्ट हियरिंग है, आपकी तो डेली डीलिंग है सर उनके साथ, तो कभी डर लगता है आपको? परेशान तो करते अब ये होंगे। देखो, जो कुत्ता है उसका भौंकने का काम है। मेरे को भी कैसे कई बार ऐसे थ्रेट मिले हैं कि जनाब आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका रूट ये है। तो 10 साल तो हो गए, 10 साल में 100 थ्रेट तो मिल चुके होंगे, लेकिन बाल भी किसी ने आज तक तो तोड़ा नहीं है। और बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, जब कुछ होना होगा ना मेरे हाथ में है ना उनके हाथ में है। कोई किस्सा है सर आपके पास, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो, या कुछ की कोई जेल स्टोरी जो आपको लगी हो, या आप जिसने आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में, कि यार इम्पैक्ट के तो यार जेल तो अपने आप में खान है। अभी आपने देखा होगा चंद्रकांत झा वाला केस देखा होगा, वो साइको किलर, साथ बिठा के ऐसे कॉफ़ी पिलाना, कॉफ़ी में नशा डालना, फिर हाथ पैर काट देना, उनके साथ सेल्फी खिंचाना, सर को मायापुरी छोड़ के आना, पैरों को नोएडा छोड़ के आना, ऐसे 7-8 मर्डर हैं उस पर। ये बड़ा अजीब सा केस था कि इंसान इतना ज़्यादा वो हो सकता है। अभी निठारी केस आपने देखा होगा सुरेंद्र कोहली का, वो बच्चों को मार के फिर उनके बॉडी को कंज्यूम करता था। एक केस मेरे पास गुड़गांवा से आया था, उसमें 18 साल का लड़का सिर्फ नशे के चलते, बहुत अच्छी फैमिली से था, अपनी पूरी फैमिली को उसने रात को उसके फादर साहब ने डांटा होगा तो कैंची तोड़ के अपने फादर को स्टैब कर दिया। तो मदर बचाने आई, मदर को स्टैब कर दिया। चीखने की आवाज़ों से बराबर के रूम से सिस्टर आई, सिस्टर को स्टैब कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं कि एक जरा से बिट ऑफ एग्रेशन में उसने ये चीज़ें कर दी। अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहना है उसने, जो भी कन्विक्शन उसका होगा, पूरी फैमिली स्पॉइल कर दी। तो इसमें ये समझ नहीं आता कि जिम्मेदार कौन है। समाज जिम्मेदार है, उसका परिवार जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की, सभी की एक मॉरल ड्यूटी है कि ऐसा कुछ देखें गलत होता हुआ तो उन चीज़ों को ओवर पावर करने की। सर ऐसे ही लोगों के लिए जेल में कुछ ऐसा होता है कि उनकी मेंटालिटी को सही करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ मतलब कि उनका भी ध्यान उन चीज़ों से हटे, सुधर पाए वो, ऐसा कुछ होता है क्या? एक्टिविटी जो अभी तिहाड़ जेल है ब्रदर, वो अपने आप में रिहेबिलिटेशन और रिक्रिएशन का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। मोर देन 20 NGOs अभी प्रेजेंटली वर्किंग है तिहाड़ जेल में। हम इनका स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं कि बाहर जाके रिहेबिलिटेट हो सके। उसके अलावा जेल के अंदर इनका अच्छा टाइम पास होने के लिए वो चीज़ें उसमें काम आती हैं। इनको हम वेजेस देते हैं कि जिसके घर से पैसा नहीं आ रहा, उसको जेल में जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, दूध राशन लेने के लिए, तो वो कैंटीन से ले सके, वो वेजेस भी हम लोग देते हैं। और मेंटली जो सिक है, जैसा मैंने केस आपको बताया, इस तरह के सहज योग और ब्रह्म कुमारी वेरियस NGOs हैं जो अपने प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलाते हैं। सर आप कैसे देखते हो एक कैदी को, या मतलब एक होता है ना यार कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब हर तरह के लोग आते हैं, तो कभी कभी आपका भी मन करता है यार इसके लिए काश मैं कुछ कर पाता, या कोई ऐसा जो आपको लग रहा हो कि यार ये अभी इसे समझ भी नहीं, 18 साल का है ये, मतलब कैसे आप डील करते हो उस चीज से? कभी हुआ है किसी कैदी के साथ आपका एक कनेक्शन या कन्वर्सेशन कुछ? देखिए, जहाँ तक मदद की बात है तो कोशिश रहती है। बहुत से ऐसे गरीब इनमेट्स आते हैं बंदों के, जिनके पास लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी बेल नहीं भरा सकते, या बेल बॉन्ड को रेमिट नहीं करा सकते, कंसाइज नहीं कर पाते। तो जो भी सक्षम लोगों से हो पाता है, हम उन्हें बोलते हैं NGOs के माध्यम से, या समाज के जो अच्छे लोग हैं उनके माध्यम से कि भाई ये गरीब है, इसका 10,000 का बॉन्ड आप कर दो, इस तरह। और बाहर से NGOs से डोनेशंस अप्रूव कराना। जो गरीब कैदी हैं, उन किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास अंडरवियर्स नहीं है, तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। सर वैसे ऐसा कुछ केस हुआ है, जैसे एक ना सीरीज़ आई थी, उसमें क्या दिखाया था कि एक बंदा वो इनोसेंट था, बट फिर भी उसके पास कुछ विटनेस नहीं था, बट उसे फिर भी जेल में जाना पड़ गया था और पूरे उसने लंबे साल काटे हैं वहाँ पे। ऐसे केसेस जेन्युइनली होते हैं कि इंडिया में कि यार आम जनता को दिख रहा है कि यार ये इनोसेंट है, बट जज के पास ये दिखाने के लिए नहीं है उनके पास कि यार
ये विटनेस है, ये इनोसेंट है, बट फिर उसे गिल्टी होकर अंदर कर दिया जाता है। ऐसा भी हुआ है, ऐसे केसेस आते हैं? देखिए, ऐसे केसेस देखने को आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। जुर्म होना, जेल में आना और कैद खाना अलग चीज़ें हैं। बाहर सोसाइटी में कोई भी क्राइम होता है, किसी का नाम आता है, पुलिस उठा के उसको बंद कर देती है, कोर्ट के आगे पेश करती है, जेल भेज देती है। उसके ऊपर फिर ट्रायल चलता है। अब वो डिपेंड करता है वो केस की ग्रेविटी क्या है। 23-24 का मुकदमा है, 307 का मुकदमा है, वो ट्रायल चलता है। ट्रायल में एविडेंस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती हैं। वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी जेल में रहता है, उसके बाद बेल ले जाता है या बरी हो जाता है। तो ये तो पार्ट ऑफ लॉ है, प्रोसीजर है, ये तो नॉर्मल चलता ही। इस केस में ऐसा होता है कि यार मैं इसका थोड़ा फेवर ले लूँ, मुझे तो पता है ये बंदा गिल्टी नहीं है, फिर मैं इसका थोड़ा फेवर ले लूँ, ऐसा कभी? आप देखिए, सबके अपने काम है। अगर मैं वहाँ जेल ऑफिसर हूँ तो मेरा काम एज अ कस्टोडियन है। वो ठीक से रह रहा है, ठीक से सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, वहाँ तक मेरा काम है। उसके जो उसका क्राइम है या उसके केस को डिसाइड करना कोर्ट का काम है, वो कोर्ट ने करना है। सर एक केस आया था बड़ा फेमस, दहलाने वाला, जो पूरे देश को दहला दिया था एक तरीके से, निर्भया केस जो था, और उसके जो सारे विक्टिम्स थे वो तिहाड़ जेल में ही थे। हाँ, तो उसकी थोड़ी मैं जानना चाहूँगा अराउंड कि उनके वो कैसे थे एक्चुअली, और उनके साथ जब वो फांसी वाली चीज़ हुई थी तो आप ही को ही अपॉइंट किया गया था। हाँ, निर्भया रेप केस जहाँ तक मुझे याद है 16 दिसंबर 2012 का ये केस है, और जिसका एग्जीक्यूशन हमने शायद 20 मार्च 2020 को किया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो फांसी की जिम्मेदारी थी उस टीम का एक पार्ट मैं भी रहा, और इस कदकाठी की वजह से ही मेरे को वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम मैं नेशनल गेम्स में अपना गोल्ड मेडल लेकर आया था। तो गोल्ड मेडल लाने के बाद जब मैं अपने जेल के बॉस, हमारे एचओडी श्री संदीप गोयल, उनको मैं मिठाई खिलाने, आशीर्वाद लेने गया, तो वो देख के बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि दीपक, ये काम तेरे को दूँ, कर लेगा? मैंने कहा सर मैं कर लूँगा, लेकिन कोई ख़ास वजह? तो बोले कि अगर वो आपस में झगड़ा करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं या स्टाफ को नुकसान पहुंचाएं या कोई उन्हें तो मैनेज कर लेगा। मैंने कहा सर जैसा हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपने अगर ये जिम्मेदारी दी है, आपको लगा है तो कुछ होगा ऐसा। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे मंडोली जेल से तिहाड़ जेल के ऑर्डर किए, और 3 दिन रेगुलर उन दोषियों के साथ हम 72 घंटे रहे। 20 मार्च को सुबह 5:30 जब हमने उन्हें फांसी दी, 7:30 बजे मॉर्चरी ट्रांसफ़र करने तक वहाँ मौजूद थे। और सारी जो बाकी फांसी की प्रक्रिया वो तो आपने देखी पूरे अच्छे तरीके से, कोई एलिगेशन, कोई किसी तरह से प्रोसीजर, कोई फेलियर कुछ नज़र नहीं आया। कोशिश भी नहीं करी उन्होंने वैसे। देखिए, कोशिश का जहाँ तक है वो अपने आप में मुझे अच्छे से याद है, वो श्योर थे सुबह 4:30 बजे तक भी कि उनका वकील कुछ ना कुछ ड्रामा करके, सीन क्रिएट करके फांसी को, जैसे अभी तक वो पोस्टपोन हो रही थी, वो उसी तरह से कर लेगा। तो 4:30 बजे तक भी वो बिल्कुल नॉर्मल आराम से थे। हमारी जो एसडीएम साहिबा थी वो आई एग्जीक्यूशन के लिए, हम भी बैठे हुए थे नॉर्मल ऐसे ही कि ऑर्डर अब आएगा। जब तक कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि आज एग्जीक्यूशन करना है या नहीं करना, वो भी अपने आप में मस्त थे चारों। फिर जैसे ही ऑर्डर आया तो फिर एकदम से ब्लैंक हो गए। फिर हमें आदेश मिला और उस आदेश को हमने 5:30 बजे उसका एग्जीक्यूशन कर दी। तो सर जब ऐसा होता है कि आप और एक क्रिमिनल सेम उसमें होते हो, तो तब क्या आपने कभी बात करने की कोशिश करी है किसी क्रिमिनल से कि भाई उनका माइंडसेट, माइंड स्टेट ऑफ माइंड जानना, या मतलब जैसे मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो एक टेररिस्ट भी शायद तिहाड़ जेल में है, यासिर मलिक करके। हाँ, यासीन मलिक भी है, भटकल भी है। तो इस तरह के बहुत से, एक नहीं दर्जनों हाई प्रोफाइल हाँ, क्रिमिनल्स। दर्जनों उनको फेस करते हो, मतलब जब आपके लिए तो मतलब वो वर्क प्लेस है तो आपके लिए एक्सेस भी थोड़ा इजी है, तो कभी आपने साइकी जानने की कोशिश करी है कि ये क्या सोचते हैं और क्या अब इनमें कोई चेंज आया है या नहीं, यहाँ इनको अफसोस होता है नहीं होता? जो क्रिमिनल है उसकी ना 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो हैबिचुअल होता है, एक सर्कमस्टांशियल होता है।
आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए गलती से एक्सीडेंट हो गया, सामने वो बंदा कोलैप्स हो गया, तो आप जो क्रिमिनल कैटेगरी वो सर्कमस्टांशियल रहा, और आप जा रहे हो, आप गाड़ी से उतरे, आपने उसको चाकू मारा, उसको मार दिया, 4 कदम आगे गए फिर किसी को मार दिया या ऑर्गेनाइज कोई क्राइम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग, उनसे मुझे नहीं लगता कि हम प्रैक्टिकली ऐसी कोई उम्मीद रखें कि इनमें सुधार आएगा। अब आप भी इसको, अभी जो नाम चलता है लॉरेंस का चलता है, आप क्या सोचते हो कि इसमें सुधार आएगा? नहीं, अभी उसने मीडिया में भी मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू, तो मीडिया में भी उसने बोला कि मेरी 9 साल की कस्टडी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता वापस आना। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। और जो वैसे ही बिट ऑफ एग्रेशन में सर्कमस्टांशियल जो लोग फंस गए हैं या जिनसे अपराध हो गया, वो सुधरने की कोशिश करते हैं और हम उनको पुश भी करते हैं। एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, उन एक्टिविटीज़ को हम उनको कराते हैं कि वो जेल में भी अपना अच्छे से टाइम पास करें, अपनी फैमिली को भी मैनेज करें और बाहर जाएं तो रिहेबिलिटेट भी हो सकें। सर ये जो आप बता रहे हो, ये जो गैंग के जो लीडर्स हैं, जो मतलब जो गैंग मेंबर्स हैं, ये अंदर रह के भी काम करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि इनके पास पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये लोग कर पाते हैं, या इनके कुछ कनेक्शंस हैं पॉलिटिकली? हाँ कभी, क्योंकि पॉलिटिक्स का बॉलीवुड पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व रहती है इन कैदियों को लेकर, जो तिहाड़ जेल के जो नहीं देखो, तिहाड़ जो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता होगा। अभी हमारे पास बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं, मिस्टर सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हैं, इससे पहले चौटाला जी भी रहे, तो इस तरह के अपराधी भी हैं। तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर होता होगा। मैंने चौटाला की कस्टडी मेरे पास रही, तो नॉर्मल जैसे सभी लोग रहते थे उसी तरह से। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता? सर ऐसा कहा जाता है ना कि यार ये तो सेलिब्रिटी है, ये वीआईपी है, इसके पास तो जेल के अंदर भी एसी है, जेल के अंदर भी इसके पास बढ़िया आलिशान बेड है, ये बढ़िया लाइफ जीता है, जो मूवीज में दिखाया जाता है, न्यूज़ में आता है। मतलब जो जहाँ तक बेड का सवाल है, बेड मैंने आज तक अपने करियर में तो देखा नहीं तिहाड़ जेल में कि अंदर किसी को बेड मिला हो, और बड़े से बड़े तुर्रम खां बंद हुए जेल में, सबको ज़मीन पे सोते हुए देखा है। सारे क्रिमिनल हैं ज़मीन पे सोते हैं। टीवी की बात है, टीवी उनका एंटरटेनमेंट एक राइट है, और सिर्फ उनको नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको भी देते हैं। टीवी सभी के पास है। जो हाई कैटेगरी के या हाई रिस्क के प्रिजनर हैं, जिनसे हमें लगता है कि सिक्योरिटी का कुछ थ्रेट है, वो एक अलग से स्पेशल वार्ड है, अलग चीज़ें हैं, उनके लिए ये सुविधाएं कर्टेल की जाती हैं, अदरवाइज सभी को मिलता है। और सर आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि बहुत से लोग वेपन्स बना लेते हैं चम्मच से, उसके बारे में कुछ बताओ, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसा आपको लगाओ कि यार इस चीज से तो मैं थ्रेट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, ये क्या हो गया, कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो कभी? यार आप हम तलाशी करते हैं, तलाशी में हम जो भी इनके वेपन्स पकड़ते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट से ख़रीदा हुआ कोई बटंची होगा या चाकू होगा। वो ये प्लेट को तोड़ लेते हैं, दरवाजे की कुंडियाँ और आपके गटर के ढक्कन, इन चीज़ों को तोड़ते हैं, रात भर घिसते हैं, शार्पन करते हैं। ये कुछ नहीं मिलता तो जो हमारी वॉल टाइल्स हैं, इनको तोड़ के इनको शार्प एज कर लेते हैं, और इनसे एक दूसरे के चेहरे को ख़राब करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ आम बात है, ये लोग करते हैं। सर कोई ऐसा है कोई कैदी की ऑलमोस्ट भागने वाला हो तिहाड़ जेल से, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? ऑलमोस्ट फिर पकड़ लिया हो उसको? ऐसा ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सर लेकिन कोशिश तो किसी ने की होगी ना, कुछ प्लान बनाया होगा, किसी 4-5 कैदियों ने मिलकर कभी कुछ प्लानिंग चल रही है भागें कैसे जेल से? अब देखिए, वो उनकी सोच है, समझ है, किसी की समझ को आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारी सिक्योरिटी को तोड़ना, ये हमारी 4 टायर सिक्योरिटी है, लेयर्स हैं, उनको ब्रेक करना इम्पॉसिबल। सर लेयर्स बता सकते हो आप, अगर आपको अलाउड है? नहीं, मैं उन चीज़ों पे, वो सिक्योरिटी चीज़ें हैं, उन पे नहीं जाना चाहूँगा। सर एक चीज़ और, कोई आप कुछ किस्सा बता सकते हो कि कहीं आपको बोला हो कि वहाँ पे जाना है और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो, और कोई आपको मतलब एनकाउंटर हुआ हो आपका लाइव किसी से? हाँ, बहुत होता है। अभी पीछे मैं 15 नंबर जेल हाई सिक्योरिटी में था, तो साउथ दिल्ली के 2 गैंग हैं, तो छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन स्टाफ थोड़ा कम रहता है, इत्तेफाक से मैं राउंड पे था,
तो वो दोनों ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में बंद थे दोनों गैंग। तो वो सिपाही शायद पानी पीने गया, क्या करने गया, उसने वो ताले छोड़ दिए। तो मैं राउंड करते हुए ऐसे निकल रहा था, तो अब हमें तो इनकी पूरी कुंडली पता होती है, कौन गैंग है, क्या क्रिमिनल है। तो मैंने देखा दोनों तरफ वो बिल्कुल गेट पे खड़े हुए थे। तो मैं हल्का सा आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे गया 2 कदम मैंने एकदम पीछे लिया, मैंने देखा इस तरफ से जो हाथों में वही इम्प्रोवाइज जो चाकू बना रखे थे वो लेके, अब वो एकदम मौके पे मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है, मैं खुद ही खड़ा हो गया। ऐसे उनको रोका, रोक के उन्हें धक्का वगैरह किया। इतने में वो तो सामने कैमरा चलता है, इतने बैकअप आया, बैकअप आके फिर वो चीज़ों को कंट्रोल किया। वो ये सारा इंसिडेंट हमारा सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि कैमरेज हर जगह हैं। तो इसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला कि एकदम से, मैं तो निहत्था था और वो 5-6 लड़के थे, क्रिमिनल थे सारे, और चाकू लेके, अगर मैं नहीं होता तो कंफर्म था गैंग वार होना। लेकिन आप पे कुछ अटैक नहीं किया उन्होंने? इतनी औकात नहीं है उनकी। ऐसे केसेस में सर आपकी फैमिली फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं कि यार तो जो आपका ये जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है आपकी लाइफ को लेकर? हाँ देखो, इनसिक्योरिटी तो है, पीछे मुझे पंजाब से भी थ्रेट थी, तो उस थ्रेट के चलते सरकारी वेपन भी मैंने इशू कराया अपने लिए। मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से पीएसओ के लिए भी बोला गया। तो ये चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मैं डरूंगा तो किसी ना किसी ने तो आना है, कोई तो करेगा। सभी डरेंगे तो ये लोग ऊपर हो जाएंगे ना, तो किसी को तो करना पड़ेगा। अभी सर आपको वेपन यूज करना पड़ा है अपना वैसे ट्रेनिंग के अलावा रूटीन में, लाइफ में? नहीं, रूटीन लाइफ में ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है। रोड पे चलते हैं, हल्का फुल्का किसी से मुंह बहस हो जाती है, फिर वो कद काठी देखता कहता है सॉरी सर गलती हो गई। मैं तो इवन बताता भी नहीं हूँ किसी को कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ। कोई इवन मेरे को कई बार चेकिंग पे रोक लेते हैं, तो सामने से यही बोलते हैं आओ पहलवान जी, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई मैं तो अपना जिम ट्रेनर हूँ। इस तरह से क्या कि कोशिश रहती है कि मतलब उन चीज़ों की हवाबाजी नहीं करनी, दिखाना नहीं कि यार मैं क्या अधिकारी हूँ क्या नहीं हूँ। सर वैसे आप जैसे इतनी मूवी भी कर रखी है आपने और शो में भी गए हुए हो, तो इस सब में जो आपके जो कलीग्स हैं, जो जिनके साथ आप काम करते हो, उन सब का क्या रिएक्शन रहता है? वो सपोर्ट करते हैं या थोड़ा मतलब उनका कैसा रहता है? आधे तो जलते हैं। यही मेरा था कि आज जलते हैं। आधे तो भाई जलते हैं भाई। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, छुट्टी ज्यादा ये नाम ज्यादा निकल रहा है एक। देखो यार, ये है ना एक गिव एंड टेक है। अब आज की डेट में मैं अगर तिहाड़ जेल का अगर मैं पोस्टर बॉय हूँ तो उसके लिए ना बहुत मेरा 10 साल का संघर्ष है। मैंने बड़ी मेहनत की है, ऑफिस भी जाना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सुबह ही ड्यूटी जाना है तो 6 बजे जिम करना है, अगर सुबह सुबह ऑफिस जाना है तो रात को आके जिम करना है। तो ये 10 साल बड़ी तपस्या की है, डिपार्टमेंट को दिया भी है। मैं पहला ऐसा जेल अधिकारी हूँ जो पिछले 5 सालों से नेशनल गेम्स में तिहाड़ जेल को रिप्रेजेंट करता हूँ और हर साल मेडल लेके आता हूँ। अभी मैं शो करके आया डिस्कवरी चैनल पे, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर। वो ऐसा शो था जो इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज़ में चल रहा था और इसको एशिया के नंबर 1 रियलिटी शो का टाइटल भी मिला। और मुझे बड़ा अच्छा सा फील आता था जब भी मेरे वहाँ पे कॉल होती थी उस कम्बैट शो में, जब भी मेरा इवेंट होता था तो सामने से हमारे जो होस्ट थे मिस्टर विद्युत जामवाल, वो पहले ही बोलते थे कि अगले आ रहे हैं तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा। वो सुनते ही सीना और 56 इंच का हो जाता था कि हाँ यार मैं किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस शो का एक बड़ा निजी सा अनुभव है, मुझे हाइट से डर लगता है और पानी से, तो वहाँ इस तरह का मोरल मेरा बूस्ट हुआ। आपने वो देखा भी होगा अगर क्लिपिंग, सोशल मीडिया पर भी है, शो भी है। तो उस शो में एक टास्क मेरा आया कि ऊपर 50 फीट हाइट से आपको पीठ के बल पानी के अंदर जाना है और पहले आपका हेड नीचे जाएगा, फिर आप ऊपर आओगे, फिर तैरते हुए 20 मीटर बाहर जाओगे। अगर आपका हेड पहले पानी में नहीं गया तो आप डिस्क्वालीफाई। अब वो देखते ही मैं एकदम घबरा गया कि मैंने कहा यार मैं तो नहाता भी बैठ के हूँ और ये मेरे को हाइट से, मैं अंदर मन में राम राम करता रहा कि मैंने कहा यार क्या होगा क्या होगा। इत्तेफाक से मेरे बराबर में जो लड़की थी हलीमा, वो मेरे से भी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसे देख के मेरे को और डर लग रहा। अब सारे लोग निकल गए। तो वो क्या फ्री फॉल थी या फिर आपको बांधा हुआ? नहीं, फ्री फॉल था। अच्छा। वो जब फिर मेरा नाम आया, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट आ रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा, बड़ी हिम्मत सी हुई, फिर करके मैं ऊपर चढ़ा
और मैंने नहीं की विद्युत जी से कोई बात, हाय हेलो, उन्होंने पूछा ठीक हो, मैंने कहा ठीक हूँ, मैं गया जाके सीधा और धड़ाम। तो उस शो में जाने से फियर्स भी काफ़ी निकले और बड़ा अच्छा एक फीलिंग आई कि यार हाँ मैं किसी अपनी कम्युनिटी को दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा आपने पूछा कि भाई पेट वाले पुलिस वाले अगर वैसे हैं तो ऐसे भी हैं। सर शो से मुझे बताओ, आपकी लाइफ में कभी आपने कैमरा वगैरह कम ही फेस करा होगा आई एम श्योर, बट जब आप रियलिटी शो पे गए तो सोच तो होती है कि भाई एडिटेड होगा, स्क्रिप्टेड होगा कुछ, और वहाँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तो उसका कुछ किस्सा बताओ जब आपको कैमरा फेस करना था। उसमें तो बड़ी सारी टेक्निकलिटीज भाई भी होती कैमरा है। फेस करने का तो ऐसा है, मैं शो में चला तो गया, अच्छा खुश भी बहुत थे कि पूरे हिंदुस्तान से 16 लड़ाके जाएंगे, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि यार हिंदुस्तान के 16 लोगों में अपना भी नाम है। तो चले गए शो करने, वहाँ पहुँच गए तो अच्छा सारे ही नए लोग थे, कोई इंडस्ट्री से था नहीं, किसी को ज़रा भी ज्ञान नहीं था। तो अच्छा कैमरे की आप बात कर रहे थे, तो उसमें चौथे दिन, हाँ चौथे एपिसोड में मेरी फ़ाइट डाल दी बॉक्सिंग की, प्रो बॉक्सर है एक लड़का रोहित, बेंगलोर से। तो मेरी उससे सिर्फ एक ही एडवांटेज थी, मैं 90 kg वो 70 kg। मैंने कहा दीपक जो करना है ना साला एक बार में कर दे। नॉकआउट सीधा। तो उन्होंने हमें, अच्छा उसमें फ़ाइट में एक यूनिक चीज़ थी, पहले आपको रोल करना था, रोल करके फिर आप रिंग में आओगे, चक्कर भी आ रहे होंगे और आपको नॉकआउट भी करना है, नीज़ पे लाना है। तो रोल करते हुए हम दोनों मैदान में आए, मैंने आंखें सी बंद करी, घुसे टाइट किए और जाके सीधा पंच किया, वो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में नॉकआउट। अरे तेरी। मेरे को बड़ी तसल्ली, मैंने कहा बच गया भाई। अच्छा बच क्या गया, वो कैमरे वाले को शॉट नहीं मिला। अरे वो पहुंच गया होस्ट के पास कि सर ऐसे ऐसे शॉट तो बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, फाइट तो दिखानी पड़ेगी। अच्छा था सब कुछ रियल, जीता वो विनर में हमारा होस्ट जो था बड़ा समझदार, उसने बातों बातों में ले लिया कि अरे तुमने तो कमाल कर दिया, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, पंप मार दिए बढ़िया वाले। भाई दोबारा रीटेक की बात आ गई। अच्छा फिर मेरा भी मोरल अप था, मैंने दोबारा से फिर वही सेम सिचुएशन आई, मैं गया भागता हुआ, वो भी घबराया हुआ था, दोबारा नॉकआउट मार दिया। अच्छा हाँ, दोबारा। मतलब वो लेकिन सेकंड टाइम तेज नहीं मारा होगा ना आपने, वो तो एक्टिव हो रहा था। नहीं, एक्ट नहीं हो रहा था, वो act नहीं रियल था। रियल तो वो सेम जगह मारा, सेम तरीके सेम बिल्कुल। उसको लगा कि मैं कुछ और नया करूंगा, लेकिन मुझे नया करना आए तो मैं करूँ ना। मेरे को तो ये था भाई मेरा ये चल गया, मैं तो यही चला दूंगा। तो कर दिया। अच्छा दूसरा राउंड भी हो गया, दूसरे में फिर झंड। भाई नहीं हो पाया। वो कैमरामैन ने फिर जाके फिर हमारे विद्युत जामवाल जी ने कि बहुत अच्छे, तुमने तो जादू कर दिया, करिश्मा कर दिया, ले लो करके मुझे हाइट पे पहुंचा दिया कि भाई ठीक है एक राउंड और सही। और तीसरे में अब किस्मत कितना साथ देगी, एक बार देगी, 2 बार देगी, तीसरे में दोबारा फिर वो घुमा के फिर आ गए हम ग्राउंड के अंदर। उसने जो मेरे दोनों जबड़े हिलाए, ओहो। तीसरी बार नहीं फंसा वो मेरे। हालांकि नॉकआउट मैंने कर दिया उसको फिर पुश करके रिंग से बाहर कर दिया था, वेट में हल्का था लड़का। तो फाइट तो मैं तीसरी भी जीत गया, लेकिन समझ में आ गया कि भाई ये जो कैमरे हैं ना, जब तक इनका काम पूरा नहीं होगा जब तक करना पड़ेगा तब तक लड़ो। अच्छा सर, आपका एक अपकमिंग भी शो आ रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताओ। हाँ अभी मेरा नया शो प्रिंस नरूला के साथ वूट पर है, डार्क स्क्रॉल। ये भी कॉम्बैट शो है, रियलिटी शो। मैं इस तरह के शोज़ पसंद करता हूँ, जैसे खतरों का खिलाड़ी है, ये है। तो ये अभी होपफुली शायद हम इसको जुलाई में शूट करना स्टार्ट करेंगे। दिल्ली के ऑडिशंस हो चुके हैं, सेम उसी टाइप का फॉर्मेट है। इसमें 8 एपिसोड रहेंगे, तकरीबन 40 बच्चे होंगे पूरे हिंदुस्तान से। और आप एज अ मेंटर उसमें हो या कंटेस्टेंट हो या नहीं, जज हो? मैं इसमें जज भी नहीं हूँ और इसमें मैं मेंटर भी नहीं हूँ। मेरे पास कुछ यूएसपीज़ हैं, वो पूरा एक फॉर्मेट है, पूरा डेक है शो का। अच्छा। एक लेकिन जज या मेंटर ना होने के साथ साथ मेरा जो रोल है, मेरे बिना मतलब शो अधूरा है। ओके। बहुत अच्छा वाइटल रोल है उसके अंदर। कंटेस्टेंट रहेंगे आपस में, कुछ फाइट कराएंगे, कुछ टास्क कराएंगे। सर आपने एक फैशन शो भी जज किया था, हाँ करा था उसका भाई। एक्सपीरियंस बताओ एक बार कि फैशन शो मैंने एक नहीं कई कर चुका, कई फैशन शो करेंगे। जाता ही रहता हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं फैशन शो में पहले मैं पहुँचा मेरठ में मेरे बराबर में। अच्छा एक तो वर्दी ऐसी,
फिर जिम विम करना, वैसे ही टाइट रहते हैं, चेहरे पे हमेशा ऐसे गुस्सा रहता है हमारे। अब मेरे बराबर में खड़ी कर दी अनुकृति व्यास, मिस इंडिया। तो शो स्टार्ट होना था, हम दोनों गेस्ट थे। अब यहाँ भी वही कैमरा आ गया। शो स्टार्ट किया हमारे रैंप वॉक से, भाई रैंप वॉक कर दिया। अब मैं चले जा रहा हूँ, वो भी चले जा रही है बराबर में, वो मुस्कुराती, उसको आदत है कैमरा झेलने की। अब मैं जाके सीधा यूँ करके खड़ा हो गया, कुर्ता पहना हुआ। फिर वो कैमरामैन, सर स्माइल स्माइल। मैंने कहा भाई कहाँ से करूँ? चेहरा भी गंभीर है, नौकरी भी गंभीर है, बराबर में इतनी सुंदर लड़की पहली बार खड़ी हुई। हमारे पास कौन आता है? तो सर वैसे क्यों नहीं आते? जिसकी इतनी बढ़िया फिजिक है उसके आसपास तो अक्सर रहती हैं लड़कियां। फिजिक ही नहीं सर, दिखने में शक्ल भी इतनी बढ़िया है, स्मार्ट कुछ ही है सर, क्या ऐसे क्यों कह रहे हो? बुद्धि तो वो वाली नहीं है ना, बुद्धि तो गर्म रहती है ना हमेशा। वो सोना बेबी जानू वाला मटेरियल नहीं है हम लोग। सर वैसे कैसी रहती है मैरिड लाइफ एक पुलिसमैन की? हाँ, पुलिस वाला मैं हूँ, थानेदार घर पे होते हैं। हमारा जो है, देखो जो प्रोफेशनल लाइफ है ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट डालती है पर्सनल लाइफ को। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं वो पैम्परिंग वाला वो बनने की मैं बन ही नहीं सकता। तो उसकी तो फिर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ठीक है, मतलब हाँ, शुरू में तो उसकी भी आंखें बड़ी रहती थी, मेरा भी माथा गर्म रहता था, और धीरे धीरे फिर चीज़ें बैलेंस हो सर गई। लेकिन आपने कॉलेज डेज में कभी तो करा होगा बाबू शो ना, कभी स्कूल में कभी, या वो जोन कभी रहा ही नहीं? कॉलेज में मैं बिल्कुल चूरन जैसा था, 60 किलो का बिल्कुल झंड लड़का। अच्छा, उस टाइम भी मैंने सलमान खान से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली, लेकिन वो पड़ी उल्टी। उस टाइम वो मूवी आई थी तेरे नाम, तो ऐसे बाल कर लिए और उसमें हीरो की जगह जेब कतरे ज़्यादा लगने लगे। कॉलेज में रहा रामजस से ग्रेजुएशन की मैंने। चीज़ें अच्छी थी, हालांकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था शुरू से। बॉडी की मोटिवेशन सलमान खान सर ही थे या कोई और भी वजह थी? नहीं, मोटिवेशन हाँ कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह थी, इनको देखना है स्क्रीन पे। फिर लगता था यार ये लोग हीरो होते हैं और ये हमें कॉपी कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सोसाइटी में बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल बन जाए कि बॉडी भी उसके जैसी है, काम भी भाई वही है। हाँ, रील नहीं है, रियल है। हाँ सर वैसे कोई नाइट कॉल आया आपको कभी रात में कि लड़की का? नहीं, लड़की का नहीं कह रहा मैं, ड्यूटी पे ही, कि मतलब ऑफ ड्यूटी हो कि कुछ इंसिडेंट हो गया वहां पे आना पड़ेगा, ऐसा कोई किस्सा है तो बता सकते हो आप? ऑफिस के अंदर हो जाता है इंसिडेंट। अभी पीछे था 17-18 मुलजिमों ने रात को आपस में क्रॉसिंग कर ली, ब्लेड मार लिए थे, बंद नहीं हो रहे थे कि हम बंद नहीं होंगे, तो जाना पड़ा। तो आपको सब छोड़ के उस टाइम जाना पड़ता है। आप 24/7 अवेलेबल हो? हाँ अवेलेबल। अगर अभी भी मेरा कॉल आएगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। सर एक गैंग पे वेब सीरीज आई थी, कच्चा बनियान गैंग जो थी, हाँ मेवाती, उनके साथ भी कोई एक्सपीरियंस है? मेवाती एक बंद था मेरे पास उनमें से। बिल्कुल ऐसा था, लेकिन वो मेरे को लगा नहीं है ऐसा कि वो इस तरह का होगा। लेकिन हाँ, उसको मैंने जो चार्जशीट देखी, चार्जशीट में था वो। हाँ, जेल में तो ठीक कोई ऐसा बैड एक्टिविटी उसकी नहीं थी। इवन वो सहायक भी था, मतलब जेल में जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे इनमेट्स, उनको हम काम भी देते हैं, तो वो अच्छा काम कर रहा था। कस्टडी पूरी की, शायद अब बाहर है वो। सर अब आप एंटरटेनमेंट जॉनर में भी आप एक्टिवली पार्ट लेते हो, जैसे कि म्यूजिक वीडियोस हो गई, और एक आपका ऑफिस वर्क भी है, तो क्या आपने सोचा है या मैम ने, आपकी वाइफ ने कभी कहा है कि अब इसको, पुलिस लाइफ को थोड़ा क्विट करो, इसमें आ जाओ, इसमें ज़्यादा पैसा भी है, ज़्यादा फेम भी है? पहले तो मैं ना अपनी इसी बॉलीवुड लाइन से ही बड़ा दुखी हूँ। एक आप पहले देखते होंगे कि एक एक्टर था, वो पहली पिक्चर में पुलिस वाला बना और लास्ट पिक्चर में पुलिस वाला बना। तो अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट किए हैं, एक सिर्फ रियलिटी शो को छोड़ के, वो सारे मेरे पुलिस वाले हैं। या तो मुझे भूत दिखते हैं, मतलब वो सोना बेबी जानू तो उस OTT पे भी नहीं था, 3 मैं कर चुका OTT पे फिल्म, और अभी जो 2 कर रहा हूँ बॉलीवुड की, वो दोनों भी पुलिस स्टोरी हैं। और प्रोजेक्ट मेरे को जो भी मिलते हैं वो इसी से रिलेटेड मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब जैसा मैं दिखता हूँ या जो मेरी पर्सनैलिटी है, उसी तरीके से मेरे को काम भी मिलता है। सर वैसे डायरेक्टर की सुन लेते हो आपकी, डायरेक्टर ने बोला कि ये नहीं ऐसे कर, लेकिन आपका दिमाग गर्म है, ऐसा कुछ है, वो ज़्यादा ही कर रहा है? भाई डायरेक्टर की सुननी पड़ेगी यार, वो डायरेक्टर है। अच्छा, वो भी रुक रुक के ही बोल पाते होंगे वैसे आपसे? हाँ नहीं देखो सर ये हो जाए थोड़ा हल्का सा चेंज। सर एक रीटेक, एक सर स्माइल तो कर रहे हो प्लीज, स्माइल नहीं कर रहे यार आप। अभी मैं नफीसा फिल्म की शूटिंग कर रहा था गुजरात में।
तो मेरे को थप्पड़ खाने थे। ये थप्पड़ पहली बार अब सुन के बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, मेरे हाथ भी पीछे बांधने थे, हाथ पीछे बांधेंगे, सामने से थप्पड़ खाएंगे। मैंने कहा यहाँ नाश वहाँ सत्यानाश। अब वो सामने बैठ के हीरो वो मारे जाए। अब पता नहीं उसे कैमरा इस तरफ लगा हुआ था, उसे क्या एंगल चाहिए मुझे समझ में नहीं आया। वो बार बार काट, वो कभी स्टेडी लाओ, कभी ये लाओ वो लाओ करके उसने मेरे को 10-12 थप्पड़ खिंचवा दिए। जो रियल चाटे मार रहे थे वो? नहीं, वो हल्का सा हाथ से निकल के जाता है। हाँ, पर लगता तो है ही कि लग ना जाए। तो नहीं, उंगली भी टच होती है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि लग भी जाता है कई बार। तो शुरू में तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा यार कोई नहीं, राजवीर बड़ा अच्छा सीनियर एक्टर है, अभी फिल्म भी देखना आप लोग। तो शुरू में तो मैंने कहा चल ठीक है राजवीर मार यार, कोई नहीं। तो एक खा लिया भाई, 2 खा लिए, 4 खा लिए, 6 खा लिए, वो डायरेक्टर का रीटेक ही नहीं ख़त्म हो रहा। और फिर कहता काट, तो मैं उसकी तरफ ऐसे देखा, कह रहा नहीं हो गया, आप देखो देखो मिक्स कर ले। मैंने कहा यार मैं तेरे को और 2 मिनट पहले देख लेता तो और बच जाते। सही बात है। सर कभी लेकिन फ्यूचर में आपको रोल्स मिले ऐसे एक लव एंगल वाले या कुछ इमोशनल या ऐसा कुछ करो, पुलिस से हट के करोगे? हम कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता नहीं वो कीड़ा रोमांस वाला जगेगा। हाँ। कभी किसी को दिखानी हो, पुलिस वाले की लव स्टोरी दिखानी हो, आपको ही चूज किया जा रहा है, तब तो हाँ, वैसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रोफाइल कनेक्टेड होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं बैठ के ना वो कि एक चम्मच खाना खिलाऊं, वो चीज़ें हाँ थप्पड़ मार लेंगे। तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए अभी आपका पुलिस फोर्स छोड़ने का मन नहीं है या प्लान नहीं है? नहीं, देखो ये जो मेरी वर्दी है इसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और जो कुछ है आज सिर्फ इसी की वजह से है। आप फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत से एथलीट्स देखेंगे, वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप इस मैसेज को थोड़ा सा आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वो जो एथलीट है उन लोगों से अगर मैं ऊपर हूँ, सिर्फ किस वजह से? इस वर्दी की वजह से। अगर मेरे को रोल भी ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई NDS का निकला हुआ बच्चा हूँ कि भाई मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, अभी मैं एड शूट भी करके आया, फिल्म्स भी कर रहा हूँ, तो लोग कहीं ना एक अच्छी प्रोफाइल से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कुछ है आज का दिया हुआ जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब इस वर्दी का है, और मुझे नहीं लगता मैं लास्ट तक भी इसको छोड़ूंगा। मेन चीज़ ये है, और मैं अपील भी ये करना चाहूँगा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में बिल्कुल नाश कर रखा है। किसी की भी आप रील देख लो जिस पे 10,000 लाइक या वीडियो क्या व्यूज़ वो सब आ गए, उसे लगता है भाई अगली फिल्म इसी के ऊपर बननी है। ये एटीट्यूड आ जाता है हाँ लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, एटीट्यूड भी आता है, उसके तेवर बदल जाते हैं। अच्छा, कंटेंट बिल्कुल 0/0 झंड। 0/0 नया शब्द बड़ी हाँ, बढ़िया लग रहा है ये। बिल्कुल 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 कंटेंट कुछ है नहीं, हंसाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं हम सोच नहीं सकते। सही बात है। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि कंटेंट होना चाहिए, कोई मैसेज दे, कोई इंस्पिरेशन हो, या चलो ठीक है आप एंटरटेन भी आप कर रहे हो, आप फीमेल्स को आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ से नीचे करना है, थोड़ा सा नीचे से। यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे तो। अब जिम की जितनी भी रील्स देखोगे वो या तो पीछे की तरफ से बाहर है या आगे की तरफ से उठी हुई है। ये गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया पे ना। हाँ, इसको रेगुलेट करना जो यंग जनरेशन है उनके लिए खराब है। बिल्कुल बिल्कुल खराब है। सर ये देखा देखी भी हो जाता है, उसको लगता है कि इसने ये क्या व्यूज आ गया, मैं भी ये कर। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे कुछ जनता इन चीजों को सपोर्ट भी करती है, कि देखती है कि मतलब सपोर्ट देख के गाली देती है पर देखती है एंटरटेन भी होती है, 4 लोगों को भेजती भी है, और ये भी कहती है कि देखो ये क्या नंगपना चल रहा है, और देख भी वही रहे, बढ़ा भी रहे। ये भी गलत है। देखो ना, कंटेंट का फर्क है। आप एक तरफ सोनू शर्मा जी को देखो, संदीप माहेश्वरी को देखो, एक तरफ आप थारा भाई जोगिंदर को देखो। हाँ किसने सोसाइटी को क्या मैसेज दिया और कौन सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल रहा। हाँ, ये दुकान कब तक चलेगी, हंसी मजाक कब तक, आप बोर हो जाओगे एक टाइम पे। सही बात है। लेकिन जो इनके थॉट्स हैं, जो इनकी इंस्पिरेशन है, ये लाइफ टाइम चलनी है। सर साहिल खान से कैसे रिलेशनशिप? साहिल खान बिल्कुल भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनका बहुत रोल है मेरे को इस इंडस्ट्री में लाने का। शुरुआत मैंने कहीं ना कहीं उनके साथ की। जब मैं निर्भया वाली फांसी से जब मैं फ्री हुआ था, तो मैंने बताया लोगों का प्यार मिला, सोशल मीडिया ये वो सब, इधर उधर इंटरव्यू आना जाना, फ़ोटो ही छपने शुरू हो गई। तो मेरे को सामने से उनका कॉल आया साहिल भाई का, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया अपनी कंपनी में ऑन बोर्ड आने के लिए। तो अच्छा, फिर वो टेस्ट भी मैच होता है, वो भी फिटनेस आइकन है कहीं ना कहीं, तो हमें लगा कि यार हाँ प्रोफाइल भी कनेक्टेड है तो चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने उनके साथ हाथ मिलाया, उसके बाद हमने हंक वाटर भी साथ में किया, आज भी बिल्कुल भाई की तरह है, और बहुत कुछ सीखने को।
कोई सर उनकी ऐसी एक क्वालिटी जो बहुत बढ़िया लगी हो आपको? क्वालिटी उनकी मस्ती मजाक, मैं तो पर्सनली बिल्कुल आना जाना सारी चीज़ें हैं, तो आप उनके साथ एक तो कभी बोर नहीं हो सकते। उनके चेहरे पे टेंशन नहीं देखोगे। जो स्टाइल मूवी वाला साहिल खान था वो वही साहिल खान है। हाँ, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं देखोगे। अच्छा, वर्क ओरिएंटेड बहुत है। मैंने सुबह 4 बजे काम करते हुए भी देखा है। लखनऊ में हम गाना शूट कर रहे थे जिसमें मैंने ये साहिल भाई उसके अंदर एक गैंगस्टर थे, मैं इनको लास्ट में शॉट करता हूँ। तो वहाँ कंटिन्यू शूट चला था तकरीबन 2 दिन, और सबसे ज़्यादा शॉट इनके थे, और ये बिल्कुल नहीं सोए थे। हाँ, वहाँ ठंड भी थी, बाहर अंगीठी में हाथ गर्म करना, फिर वापस सेट पे आना, काम करना। डेडिकेटेड बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं। सर फिटनेस से आपके जो कलीग्स हैं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं कि मुझे भी अब फिट होना है और सोशल मीडिया पे या फिर ऐसा चलना है? नहीं, इंस्पिरेशन, हाँ बिल्कुल यार। मैंने बताया ना, जब लाइवली आप सामने देखते हो ना, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। मेरे स्टाफ में मैं उंगलियों पे भी गिनूंगा तो 10 से ज़्यादा नाम आपको मैं ऐसे गिना दूंगा जिन लोगों ने मेरे को देखा देख जिम करना शुरू किया, जो पुलिस में है अभी, जो एज ए सिपाही हवलदार जो काम कर रहे हैं। सर फिटनेस इंडस्ट्री में फिटनेस लाइन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना सप्लीमेंट्स की आ जाती है कि भाई जो नॉर्मल जिम गोअर्स भी है उनको ट्रेनर रेफर करते हैं कि आप प्रोटीन लो, क्योंकि डाइट में प्रोटीन्स इतने आपके फुलफिल नहीं हो पाते। फिर हम जैसे लोग जब जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा डब्बा असली है कौन सा नकली है। बड़ी बड़ी दुकानों पे भी कहते हैं 50% स्टॉक नकली है। ट्रेनर्स ही कह देते हैं कि मैं मंगा के दे देता हूँ तो मेरे को थोड़े पैसे कम दे दिए। तो इसका क्या हाँ, सीन नहीं है? नहीं, इसको मैं थोड़ा सा, ये तो आप तो सप्लीमेंट की बात कर रहे हो, हम दवाइयों पर भी हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना में जो रेमडेसिविर थी उसकी क्या दुकान चली, तो वही सेम चीज़ ये फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी है। अच्छा, एक तो यहाँ गाइडेंस की बहुत कमी है, लोगों को पता ही नहीं है असली चीज़ कहाँ से लें, कैसे लेनी है, क्या करना है। लोगों को पैसा भी खर्च नहीं करना, और जो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं उनको असली चीज़ मिलती नहीं है। आप दिल्ली की भगीरथ पैलेस मार्केट जाओ और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का डब्बा 700-800 रुपये का ले लो आप। जो डब्बा 5800 रुपये का है वो वहाँ 700-800 रुपये का कोच खरीदेगा, आप तक पहुँचते पहुँचते 2000 का आ जाएगा। MRP उस पर 7000, बच्चा खुश। उसको बच्चे को नहीं पता कि उसने कूड़ा खरीदा है या असली खरीदा है। सही बात है। तो सर जेन्युइन चीज़ कहाँ मिलेगी, कहाँ से आप कहाँ से लेते हो? जेन्युइन देखिए, हाँ मैं खुद एक एथलीट हूँ और मेरा सर्कल में बहुत से एथलीट्स हैं। मैं देखता हूँ कि, और मुझे समझ भी आता है कि हाँ यार ये चीज़ें नकली हैं, गलत हैं। मैं तो समहाउ मैनेज कर लेता हूँ कि कोई मेरा साथी बाहर से आ रहा है और मैं इधर डिवाइन न्यूट्रिशन के साथ हूँ, तो लेकिन औरों के लिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार हाँ, कुछ एक इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए। अब बैठ के भाषण देना, भाई मैं क्रांति ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो चीज़ें तो नहीं है। तो मैंने अपना एक अब बिल्कुल कंसेप्ट अभी रेडी किया है, mygoodsupplement.com। इसमें हम पूरी तरह से वेरीफाइड इंपोर्टर होंगे, USA से हमारा सारा स्टैक आएगा। अभी उसका पहला लॉट आने भी वाला है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये टी-शर्ट है, हाँ, ये माई गुड सप्लीमेंट। ये जो आप देख रहे हैं माई गुड सप्लीमेंट विदेश वाला, ये अपना वेंचर है और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा हमारे एथलीट्स के लिए जहाँ उनको सारा ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलेगा यूज़ करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े अभी पीछे कोरोना के बाद से बड़े फैटल एक्सीडेंट हमें देखने को मिले इंडस्ट्री में, बहुत लोग कोलैप्स कर गए अभी रिसेंटली। हाँ, इवन वर्कआउट ऐसी भी न्यूज़ आई है सर, वर्कआउट करते करते भी काफ़ी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, और मेरे को लगता भी है कि हाँ, अगर आप यार अच्छी और ओरिजिनल चीज़ अगर आप खाओगे, और खाने वाले खाते भी हैं, अगर उनको मिलता है, एक भरोसा बन जाता है तो लोग पैसा खर्च करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए अभी शुरू किया है इसको, माई गुड सप्लीमेंट को, और उम्मीद है कि हाँ, लोगों पे भरोसा भी जमेगा और एक अच्छी चीज़ हम फिटनेस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करेंगे। नहीं, हम भी अपनी ऑडियंस से कहेंगे कि जो लोग फिटनेस ओरिएंटेड हैं और फिटनेस में जिन लोग को ऑथेंटिक प्रोटीन या सप्लीमेंट्स लेने हैं तो डेफिनेटली इस वेबसाइट पे जाएं सर की और चेकआउट करें और लें। यहाँ पे प्रोटीन, क्रिएटिन, इंटर वर्कआउट, प्री वर्कआउट सब कुछ अवेलेबल है। एग्जैक्टली, हाँ, मोर देन 100 वेराइटीज़ हैं। अभी हमारा पहला लॉट आ चुका है USA से। जिसको बिलिंग चाहिए हम उसको बिलिंग भी देंगे। जो हमारा चैनल जानना चाहता है कि हम USA से कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं,
हम उनको अप टू सेटिस्फेक्शन जो चीज़ वो चाहते हैं वो सब प्रोवाइड करेंगे, और 22 अप्रैल से मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अमेजिंग सर, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके, मुझे आपको मज़ा आया। मज़ा तो भाई आपका अभी देखेंगे जब एडिट होने के बाद। कोई सर ऐसी बात आप जो शेयर करना चाहते हो पब्लिक को? हाँ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैसेज तो यार मेरा हमेशा यूथ्स के लिए ही होता है कि भाई अपना एक ये सोशल मीडिया को लेके मैं थोड़ा सा इसमें ना पड़े, और अपना ठीक है कंटेंट बनाएं, अच्छे बनाएं जो सोसाइटी के लिए उनके लिए। अब लोग क्या है साल भर चलो ठीक है किसी का इंस्टाग्राम बूस्ट कर गया या कुछ कर गया, वो इन्फ्लुएंसर आप खुद ही देखते होंगे कितने लाखों पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना टाइम कितना ख़राब करते हैं। बच्चों की है ना ड्यूटी बन चुकी है, सुबह 7 बजे उठेंगे, बैग होगा, 2-3 तरह की टी शर्ट होंगी, आप उन्हें दिल्ली कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क देख लो, सुबह 7 बजे ड्यूटी, भाई आज मैं 4 रील बनाऊंगा। अबे 4 रील से भाई तू करेगा क्या? सही बात है। 4 घंटे तू पढ़ लेता तो ऐसी वर्दी पहन के बैठा होता, कुछ कर रहा होता। तो कोशिश रहती है कि लोगों को थोड़ा देखा देखी में ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, वैसे ना कि देखा मैं देखी इसकी भी तरह है। हो जाऊं, अपना हुनर नहीं देख रहे। चलो अगर तुम्हें हुनर है तो करो। हम लोगों को भी एडिक्शन हो गया ना। अब टीवी तो मुझे लगता नहीं शायद यहाँ जितने बैठे हैं कोई देखता होगा, मोबाइल में सब देखते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि हाँ यार मैं इधर भी फेमस हो रहा हूँ, उधर भी फेमस हो रहा हूँ। ये बच्चे बनाते रहते हैं अपना। पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी इतने उस तरीके से। अब हमारे टाइम पे तो मेरे को अच्छी तरह याद है, जब इसे चाहे भाई रिकॉर्ड करना हो तो कर लेना। अच्छा, जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम पे गेम आता था मारियो। हाँ 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 हाँ। मारियो, मुस्तफ़ा, टेकन 3, वो 5 रुपए के 10 सिक्के आते थे। हम भी वही खेलते थे, गाँव में आते थे। तो 5 रुपए के वो 10 सिक्के बड़े खुश होते थे। हफ्ते में 1 दिन जाते थे, रोज का 1 रुपया जोड़ना, और शनिवार या इतवार में घर से चोरी छुपे जाना। कुछ लोगों का तो है ना ये धंधा ही हो गया था। लोगों का क्या, बच्चों का ट्यूशन की फीस ले ली, ट्यूशन में जमा करी नहीं, वो डेली के 5 रुपए का गेम खेलना। 100-150 रुपये उस टाइम ट्यूशन होता था। मेरे को खुद याद है कई बार मैं वहीं से कान पकड़ के मम्मी निकाल के लाती थी, चप्पल हाथ में होती थी, मैं बनाऊंगी तुझे मारियो आ जा। एक टाइम वो था, वहाँ पेरेंट्स ना पूरा ध्यान रखते थे, जाते भी थे स्कूल, पूरी रिपोर्ट्स लेते थे सब कुछ। अब तो एक तो सारा ये ऑनलाइन आ गया, पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं देते, बच्चे भी ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। तो चलो भाई, जो लोग पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं, तो जो सर ने अभी चीज़ें बताई हैं यूट्यूब की और फेसबुक पे जो सर करने वाले हैं अपना चैनल अपडेट, उसकी सारी अपडेट्स आपको सर के इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो सर को अपने इंस्टाग्राम पे तो जरूर फॉलो कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप लोग को इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो लाइक, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी प्यारी जनता से ये दरख्वास्त है बस। तो चलो जी, मिलते ओके हैं आप सर, सबसे। जय हिंद। बाय बाय। जय हिंद। आप नेवी में नहीं हो, आप ऐसे करके जय हिंद करेंगे, ये नेवी वाला जय हिंद है। हाँ, नॉर्मली आप करेंगे ना अगर किसी को भी, तो हमेशा आप इस तरह से करेंगे। ये बहुत सही चीज़ बताई लास्ट में आपने। ये नई चीज पता चली कि नेवी में हाँ, ही ये तो क्या है सलाम साहब, आप क्या क्या कर रहे हैं? मतलब बहादुर मत बनिए भाई, जवान बनिए। चलो, जय हिंद। बाय बाय। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने खुद का पॉडकास्ट कोर्स शुरू करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए एक पॉडकास्ट का कोर्स, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पॉडकास्ट शूट कैसे होता है, उसमें क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, वो एडिट कैसे करना है, गेस्ट को इनवाइट कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी बात, इस सब से पैसा कैसे बनाना है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको हमारी वेबसाइट पर लेकर जाएगी, जहाँ एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में बताया कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम आपको सिखाएंगे। जाओ उस वीडियो को देखो और अपने आप को उस कोर्स के लिए रजिस्टर करो। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, आपके रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं, बाय बाय।